भाई सिलेंडर किट पिटाने से पहले सबसे पहले क्या है, हमें इसको हल्का सा लगा घिस लेना है। 320 नंबर का देखमाल लेंगे। देखमाल से क्या है, इसका जो सरफेस होगा इसको हमें थोड़ा सा प्लेन कर लेना है, क्योंकि जब हम पैकिंग लगाने के बाद में सिलेंडर किट लगाते हैं तो आगे चल के आपने कई बार देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के अंदर में क्या होता है, सीलन आनी स्टार्ट हो जाती है। आ गई भाई अपनी सिम, ये आ गया अपना नट। इसमें बोल्ट में क्या होगा, बोल्ट में ईजिली यहाँ पे गैप होता है, गैप के अंदर में सिम ईजिली फंस जाती है ऐसे करके। देखमाल लिया 320 नंबर का, और अब इसको थोड़ा थोड़ा हम घिसेंगे हाथ से। अगर आप पार्ट लेते हो केटीएम का तो आपको क्या है, आगे बंदे क्या करेंगे, जो इसकी एमआरपी होती है ना उसको या तो फाड़ देंगे या उसको काट देंगे या मिटा देंगे। उसके अलावा वो मार्कर से अपनी एमआरपी लिख देते हैं और अपने मन मर्जी का रेट लेते हैं। जैसे कि अंदाज़ा कोई चीज़ अगर इसकी वाल चीज़ जैसे मान लो 100 रुपये की है तो उस पर 200 रुपये एमआरपी डाल रखा है। तो कई सारे पार्ट्स में मेरे साथ में यही सीन हुआ, ये एमआरपी काट रखी थी, गायब कर रखी थी और अलग से मार्कर से एमआरपी लिख रखी थी, तो उस एमआरपी पे भाई मुझे सामान दिया है। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो भाई आज की शुरुआत कर रहे हैं अपने केटीएम आरसी 200 को इंजन को लेके। लास्ट टाइम आपने व्लॉग देखा होगा, इसके अंदर में भाई केटीएम आरसी का मैंने इंजन खोला था और काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी पार्ट्स वगैरह भी खोल देते थे, क्योंकि गाड़ी के अंदर में क्या इंजन के काम होने के साथ साथ काफ़ी सारे काम थे। ठीक है, तो इंजन के जो पार्ट्स वगैरह हैं भाई वो पेंट आधे होके आ चुके हैं, बाकी एक दो पीस हैं जो रह रहे हैं पार्ट पेंट होने के। बाकी और छोटी छोटी जो मॉडिफिकेशन मुझे उसके अंदर में अब करनी है तो वो भी साथ साथ मैं अपनी गाड़ी के अंदर करूँगा। तो अभी आज का करने वाले हैं, आज इसका इंजन का काम करने वाले हैं। और काफ़ी टाइम से भाई मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं इंजन का काम करूँगा, लेकिन क्या है टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी इसका इंजन का काम करने के लिए। तो फाइनली भाई आज का इंजन का लेके बैठ चुके हैं, और जो कि भाई ये अपना देख सकते हो काफ़ी टाइम से मैंने इंजन को कपड़े से ढक के रखा हुआ है, क्यों ताकि भाई इसके अंदर में हल्की बहुत भी धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। तो आज इसका इंजन का भाई काम करने का मुहूर्त निकल चुका है अपना। कपड़ा ढकने से ये होता है कि भाई इंजन के अंदर में क्या हल्की बहुत भी गंदगी नहीं आती है। तो सबसे पहले क्रैंक चेक कर लेनी। क्रैंक तो जैसे कि मैंने भाई चेक कर ली थी तो क्रैंक में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हल्की सी बहुत मामूली सी साइड प्ले होती है, जो कि भाई कोई बात नहीं, हल्की सी इसमें साइड प्ले होगी ना उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा साइड प्ले आएगी तो गाड़ी के अंदर में दिक्कत आती है। तो अभी फर्स्ट इसका सबसे पहले हम डालेंगे इसकी सिलेंडर की। तो अभी इसका सबसे पहले हम बांधेंगे, पिस्टन बिठाएंगे इसका। पिस्टन डालने के बाद मैं रिंगें बिठाऊंगा। रिंगें तो भाई मैंने बहुत सी गाड़ी में समझा रखा है कि रिंगें जैसे और गाड़ियों की रिंगें बिठाई जाती है नॉर्मल तरीके से, वैसे ही सेम इसकी रिंगें बिठानी है। इसमें कोई अलग सा वो नहीं है कि इसमें केटीएम में तो अलग से रिंगें बिठानी पड़ेगी, कोई अलग से नहीं करना है। सेम जैसे नॉर्मल बाइक के अंदर बैठती है सेम वैसे ही इसकी रिंगें बिठा के मैं वो पिस्टन बिठा देता हूँ। भाई सिलेंडर किट बिठाने से पहले सबसे पहले क्या है, हमें इसको हल्का सा लगा घिस लेना है। 320 नंबर का देखमाल लेंगे। देखमाल से क्या है, इसका जो सरफेस होगा इसको हमें थोड़ा सा प्लेन कर लेना है, क्योंकि जब हम पैकिंग लगाने के बाद में सिलेंडर किट लगाते हैं तो आगे चल के आपने कई बार देखा होगा बहुत सी गाड़ियों के अंदर में क्या होता है, सीलन आनी स्टार्ट हो जाती है, लीकेज भी आती है। कई बार क्या होता है लीकेज नहीं आती, सीलन आते हैं। सीलन आने का रीज़न क्या होता है कि कोई इसका सरफेस होता है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पैकिंग के ऊपर कवर नहीं कर पाती है, बैठ नहीं पाती, चिपक नहीं पाती है इससे इंजन से, जिसकी वजह से पैकिंग के नीचे से हमारे धीरे धीरे इंजन और बाहर निकलने लग जाता है, सीलन आती है, लीकेज की दिक्कत आती है। तो यहाँ पे भाई इसका हमने सिलेंडर किट को बिठा दिया है और अब मैं डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ सिलेंडर किट के लिए। सबसे नीचे भाई हमारी सिलेंडर किट की पैकिंग आती है। ठीक है, आपको बता दिया कि देखभाल मार के हमें जो सरफेस होगा उसका थोड़ा रफ कर लेना है, ताकि ईजिली हमारी पैकिंग जो है आगे चल के लीकेज की दिक्कत ना हो और पैकिंग जो है ईजिली हमारी ग्रिप बना लेगी। उसके बाद में हमें 2 डाबल लगानी पड़ती है राइट साइड में, टाइमिंग साइड के बिल्कुल अपोजिट में 2 डाबल लगती है। यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने डाबल लगा दी थी अंदर। डाबल लगाने के बाद में भाई सिलेंडर के किट के अंदर में ऑयल लगाया हमने। रिंगे हमने सेम जैसी जो बाइकों के अंदर बिठाते सेम वैसी रिंगे बिठा दी थी। पिन लगाई, पिन के बाद में लोगो लगा दिया। लोगो लगा मैं ईजिली हमने सिलेंडर बिठाया। सिलेंडर बिठाने के बाद में यहाँ पे लग जाएगी हमारी 2 डाबल। डाबल लगाने के बाद में आपकी टाइमिंग चेन, इस चेन गाइड एक लगी होती है, एक चेन गाइड अभी हम लगाएंगे इसकी, और टाइमिंग चेन में भी हाथों डाल लेंगे, क्योंकि बाद में फिर जब सिलेंडर हेड बिठा देंगे ना तो टाइमिंग चेन डालने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसका क्या है टाइमिंग चेन डालते हैं। उसके बाद में एक डाबल तो हमने लगा दिया, लेकिन एक डाबल क्या है जो हमारी हेड में से निकल नहीं रही है, तो देखेंगे निकालने की कोशिश करें, नहीं निकलेगी तो पैकिंग इसमें बिठाएंगे। पैकिंग बिठाते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, डाबल अगर उसमें हेड में निकलेगी, जब भी हेड बिठाएंगे पैकिंग हमारी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, होल से होल मैच होनी चाहिए, आउट नहीं होनी चाहिए। तो वो मैं तरीके से बिठा लूँगा पैकिंग को। तो ये चीज़ है। हेड सिलेंडर लगने के बाद में कुछ नहीं बिठाना हो, यहाँ पे चेन गाइड लगानी है, डाबल लगा दिया हमने। उसके बाद पैकिंग लगा के ईजिली हम हेड बिठाएंगे इसका। अभी मैं इसके हेड के अंदर में जो वाल है हेड की अभी क्लीनिंग कर लेता हूँ, उसके वाल एक बार मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने भाई इसकी ऊपर वाली पैकिंग, जिसे आप गैसकिट बोल सकते हो, वो बिठा दी है। और इसे बिठाने के बाद भाई हम सीधा हेड को बिठाएंगे। तो हेड बिठाने से पहले भाई हेड की फिटिंग कर लेते हैं। तो चारों इसके वाल बिठाने हैं। वाली मैंने आपको कई सारी बाइकों के अंदर बता रखा है कि जब वाल ग्राइंड होकर आते हैं ना भाई, तो जोन सा वाल जिस होल में ग्राइंड होकर आता है तो वो वाल जो है हमें उस होल में बिठाना है।
तो एक बार इसका मैं आपको वाल बिठाने बता देता हूँ। सबसे पहले वाल बिठाने से पहले भाई हेड की हमने क्लीनिंग कर ली अच्छे से। क्लीनिंग करने के बाद में इसके अंदर ध्यान देना है, सीमें लगी चारों सीमें लगी होनी चाहिए। ये अंदर की तरफ में सीम लगी हुई है, क्या जी होगा आपको, ये भी जो घूम रही है, चारों सीमें लगी हुई है। अब हमें क्या है, वाल डालने से पहले इसके अंदर वाल सील डालेंगे हम। 2 वाल सील मैंने निकाल चुका हूँ इस साइड वाली, और 2 वाल सील अभी हमारी इस साइड की जो लगी हुई है वो निकालनी है। इस साइड की वाल सील इसलिए निकली क्योंकि इस साइड की हमने 2 गाइडेज की चेंज करी। जो छोटी वाली गाइडेज थी वो लूज थी, जो कि हमने नहीं डलवा दी है। तो वाल सील लगे निकालते हैं। वाल सील ईजिली लगाने के लिए भाई चाहे आप ऑयल में ऑयल आपको करना है, ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देना है। ऊपर ऑयल डालने मतलब वाल सील को लगा के आपको पुश कर देना है, ठीक है। ऑयल लगाने से क्या होगा, ईजिली वाल सील हमारी बैठ जाएगी। वैसे भी आप बैठा सकते हो, लेकिन ऑयल लगाने से क्या होगा, ईजिली बैठ जाएगी, दिक्कत नहीं देगी। तो फर्स्ट हम वाल सील लगाते हैं इसकी। तो यहाँ पे भाई हमने वाल सील लगा लिए चारों, और अब लगाने जा रहे हैं भाई इसके वाल चारों। उसके बाद में इसके लॉक स्प्रिंग कैसे बैठाएंगे वही बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले इसका भी सर्फेस हमें क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो थोड़ा बहुत स्टार रखा है। 320 नंबर से पूरे में एक देखभाल मार गए। और जब तक इसके हम वाल बिठा लेते हैं देखभाल मारने से पहले, तो जब भी काम करना है क्लीनिंग से करना है। कपड़ा मार लेते हैं एक बार इस पर, इनके कचरा वचरा जो आ गया होगा वो हट जाएगा। तो अब इसके वाल हम देखेंगे कौन से वाल कहाँ बैठेंगे इसके। तो यहाँ पे भाई हमने 4 वाल भी बिठाते हैं। जो ये वाले वाल थे इसमें आपको निशान दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये वाल हमारे टाइमिंग चेन की तब में थे, ठीक है। तो दूसरे वाल हमारे इस साथ तक से दूसरी तरफ यहाँ पे हमने वाल बिठा दिए इसके। अब बिठाएंगे हम इसकी स्प्रिंग और इसकी काटा। तो इसकी हम स्प्रिंग बिठाने वाले हैं। स्प्रिंग अपन चारों स्प्रिंग निकाल लेते हैं, ऊपर की सीमें निकाल लेते हैं और काटा निकाल लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी है। स्प्रिंग लगाने के बाद में भाई ईजिली इसकी सीमें आएंगी। ऊपर वाली सीमें लगानी है, सीमों के अंदर में भाई 2 काटा लगा लेंगे हम। और वाल बिठाने की निंजा टेक्निक तो मैंने आपको बताई रखी है। बिना वाल पुलर के कैसे बिठाए जाते हैं भाई, मैं तो बिना वाल पुलर के बिठा देता हूँ वालों को। काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा मैंने कि बिना वाल पुलर के इसकी काटर कैसे बिठाई जाती है। तो यहाँ पे भाई हमने हेड अपना कंप्लीट कर दिया है, फिट फॉर कर दिया है। बाकायदा मैंने इसकी लीकेज भी चेक कर ली है। लीकेज क्या चेक होती है कि कोई भी वाल अगर हमारा लीक होता है तो यहाँ से हम पेट्रोल डाल के लीकेज चेक कर सकते हैं। लीकेज भी चेक कर लिया मैंने। और यहाँ पे भाई हमने स्प्रिंग वगैरह सब लगा दिए हैं, स्प्रिंग लगा दिए हैं, काटर वाटर सीमें में सब लगा दिए। अब भाई इसके लगाने वाले हैं हम रोकर। इसमें आते हैं कुछ अलग तरीके के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोकर होते हैं इसमें। एक रोकर जो मेरी बाइक का लास्ट टाइम कट गया था, उस टाइम मैंने गाड़ी जो ना बीच में 1-2 बार हुआ होगा मुझसे या कस्टमर से गाड़ी छू चलाई होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ रोकर इसका कट गया। कितना नसीब अच्छा है कि भाई केम में कोई नुकसान नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया। तो केम हमारी एकदम ओके है, ठीक है। तो अभी इसका एक रोकर हम डालने वाले हैं नया, और एक डालने के पुराने, क्योंकि एक रोकर इसका बहुत ज़्यादा कट चुका है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे रोकर इसका पुराना वाला मिलता है तो। रखा था मैंने 5 रुपये का, पता नहीं इसमें तो है नहीं शायद ही, कोई बात नहीं। रोकर डालने के लिए भाई इजीली इसकी यहाँ से पिन खोलेंगे, जो कि मैंने पहले खोल ली थी क्योंकि रोकर वैसे लेके आया था। यहाँ पे 5 के लंकी से एक नट लगता है, ऐसा कि नट लगता है। तो ये नट मैंने खोल लिया है। इसके अंदर पिन है जो कि हमें पिन पेचकस से बाहर निकालनी है। तो यहाँ पे भाई मैंने इसके दोनों पिन निकाल लिए रोकरों की, और रोकर इसके लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसकी सीमेंट लगानी है। इसके अंदर में सीमेंट लगती है। सीमेंट जैसे कि भाई मैंने पेपर के अंदर में लिख के बाकायदा रख दिया था कि कौन सी लेफ्ट की कौन सी राइट की है। तो मैं आपको सीमेंट एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे पैकेजिंग करी थी। तो यहाँ पे देखो हम पेपर के अंदर में मैं सीमेंट डाल के लिखा हुआ था कि इन की कौन सी है, आउट की कौन सी है, लेफ्ट की कौन सी, राइट की है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन टाइमिंग चेन। तो इनलेट हमारा ये हो गया और टाइमिंग चेन हमारी ये हो गई। तो ये इनलेट में टाइमिंग चेन का हमारा इस साइड में आएगी सिम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो इन लेफ्ट लिखा हुआ है, इनलेट ये हमारा हो गया, लेफ्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आउट लिखा हुआ लेफ्ट, तो आउट हमारा लेफ्ट ये हो गया। और ये लिखा हुआ आउट टाइमिंग चेन, तो आउट टाइमिंग चेन की साइड का टाइमिंग चेन साइड ये होगी, आउटलेट ये हो गया हमारा। इस तरीके से सिमें, क्योंकि सिमें क्या होती है भाई, इसकी मेजरमेंट होकर आती है। अगर सिमें आपने मिक्स कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सिमें लगाने में, क्योंकि फिर एक सिम आपको नाप के मेजरमेंट कर लगानी पड़ेगी। उसमें भाई आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। तो हमें टाइम ख़राब नहीं करना, इसलिए हमने परफेक्ट तरीके से सिमों को पहले रख दिया था। तो यहाँ पे हम इसकी सिमें लगाएंगे चारों। सिमें उल्टी सीधी कहीं से नहीं होती है, ठीक है, कहीं से भी इजीली आप लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे ही आप सिमें निकालोगे तो यहाँ पे वाल का निशान बना हुआ गोल गोल, तो वाल का नीचे का हिस्सा डाल सकते हो नीचे ही। तो यहाँ पे भाई मैं अपना हेड कंप्लीट कर ही दिया था, लेकिन अभी एक दिक्कत आ गई जो कि मुझे पता था दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, मैंने जो इसके रोकर नया डाला है, नया डालने की वजह से क्या है रोकर मोटा हो गया। मोटा होने की वजह से क्या है
इसका जो गैप है बीच का, जो टैपट के बीच में एडजस्टिंग होनी चाहिए भाई, एडजस्टिंग हुई ख़त्म। जिसकी वजह से आप देखो जो हमारी आउटलेट है, आउटलेट तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, एकदम मूवमेंट एकदम ओके है इसके अंदर में, देखो प्रॉपर घूम रही है आउटलेट हमारी। लेकिन जो हमारी इनलेट है, इनलेट हो चुकी है टाइट हमारी। और एक चीज़ जो है, नई वाली तो हमारी टाइट हुई है, लेकिन जो पुरानी वाली है, पुरानी वाली भी टाइट हो गई है। तो अभी एक बार जो इसके रोकत है, मैं रोकत चेंज कर देखूँगा, लेफ्ट राइट करके देखूँगा। उसके बाद में इसकी मेजरमेंट करने के बाद देखते हैं कि कौन सा हमारा इसकी जो सिम होगी, सिम को सेट करना पड़ेगा। सिम को सेट आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। लास्ट टाइम मैंने CBR का इंजन मारा था, तो उसके अंदर भी सिम मैंने ऐसी सेट की थी ग्लाइंडर से घिस के, तो वैसी सेम इसको घिस के मैं सेट करता हूँ। ग्लाइंडर से भी घिस सकते हो, अदरवाइज़ ज़्यादा अगर गैप है, मतलब बहुत मामूली सा हमें गैप देना है, तो आप इस रेमगाल पे घिस सकते हो। अदरवाइज़ अगर मतलब गैप बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा गैप देना है, तो फिर आपको ग्लाइंडर से घिसना पड़ेगा, क्योंकि रेमगाल से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक बार मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद में आपको एक बार सिमें भी दिखाता हूँ कि सिमें अगर मोटी होती है तो कैसे सेट होती है। तो ये आ गई भाई अपनी सिम, ये आ गया अपना नट। इसमें बोल्ट में क्या होगा, बोल्ट में ईजिली यहाँ पे गैप होता है, गैप के अंदर में सिम ईजिली में फंस जाती है ऐसे करके। एक मान लिया 320 नंबर का, और अब इसको थोड़ा थोड़ा हम घिसेंगे, थोड़ा बहुत ही घिसना है, ज़्यादा नहीं घिसना है। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने हेड के अंदर में टैपटो जो सिमों की सेटिंग कर दी है एकदम परफेक्ट। आउटलेट वाले भाई मैंने कर दिए 8 mm के आसपास छोड़ दिया, 8 से 12 छोड़ सकते हो। इनलेट के अंदर में आप 4 से 7 छोड़ सकते हो। तो इनलेट वाला भाई मैंने 5 mm कर दिया है, और आउटलेट वाला मैंने 8 mm कर दिया है, ठीक है। तो हेड की हमारी सेटिंग ऐसे एकदम ओके हो जाती है। डोमिनर 250 की सेटिंग ऐसी होगी, 400 की सेटिंग ऐसी होती है, ठीक है। इनलेट आपको छोड़ देना है 4 से 7 के बीच में, और आउटलेट छोड़ देना है आपको 8 से 12 के बीच में छोड़ देना है। हेड को भाई हम फटाफट से सिलेंडर के ऊपर बिठाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भाई हमने अपनी गैसकेट लगा दी है, और चेन गाइड, टाइमिंग चेन दोनों चीज़ डाल दी है। और अब क्या है भाई, इसकी एक डाबल जो है ना हमारी, वो हेड के अंदर ही फंसी हुई है। तो ये वाली डाबल जो है हम हेड में लगी रहने देंगे, और ईजिली इसको ऐसी फिट करेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, पैकिंग आएगी, डाबल आएगी, चेन गाइड, टाइमिंग चेन, और हेड का काम हमारा कंप्लीट हो सकता है। डायरेक्ट इसके ऊपर हेड बिठाएंगे। तो यहाँ पे ईजिली हमने सिलेंडर के ऊपर में हेड बिठा लिया है। और अब इसके अंदर में भाई मेन इसके नट बोल्ट लगाएंगे। नट बोल्ट हमें कौन कौन से लगाने होते हैं भाई, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अभी इसके नट बोल्ट 2 ही लगेंगे। 2 नट बोल्ट इसके नीचे लगेंगे। अभी मैंने फ़िलहाल हड्डी को कस लिया था, चेक कर रहा था मैं, और इसको अभी दोबारा खोलेंगे हम। हड्डी ऊपर की खुलेगी, ठीक है। हड्डी खुलने के बाद केम थोड़ी सी बाहर आएगी इसकी, और 2 नट बोल्ट बाहर के लगेंगे हमारे ये वाले, ठीक है। 14 नंबर के 2 नट बोल्ट इस हड्डी के नीचे होते हैं, वो लगेंगे। 2 नट बाहर के लगेंगे, ये वाले 6 नट लगेंगे, जिससे कि ईजिली हमारा पूरा हेड कस जाएगा। उसके बाद में हम इसको दोबारा से टाइट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली भाई मैंने इसका हेड का कर दिया है काम कंप्लीट। और हेड के नीचे जो मुझे नट लगाने थे 14 नंबर के, वो 4 नट लगा दिए, 2 साइड के नट लगा दिए मैंने, और अंदर वाले नट भी लगा के भाई हेड का वापस हमने लगा दिया केम वेम, और 8 नंबर के नट सारे कस दिए। अब मेन चीज़ आती है भाई टाइमिंग की, कि टाइमिंग का इसका टॉप कैसे मिलाना है, क्योंकि डबल केम है इसके अंदर में। तो खोलते वक्त आपको हमेशा ध्यान में, जब भी आप इंजन खोलते तो आपको खोलते वक्त ही टाइमिंग चेक कर लेनी। जैसे कि मैंने इसकी टाइमिंग चेक कर ली थी खोलते वक्त ही, कि टाइमिंग इसकी कैसे मिलानी है। मैं आपको एक बार टाइमिंग पहले इसकी गरारियाँ बिठा देता हूँ, उठाने के बाद मैं आपको उसकी मैं टाइमिंग बताता हूँ कि टाइमिंग कैसे मिलानी है। टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए। हल्के से भी 19-20 अगर टाइमिंग हुई तो वाल बैंड हो जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, वाल बैंड हो जाएंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने हेड की टाइमिंग का टॉप मिला दिया है, और अब मैं आपको एक बार टॉप दिखा देता हूँ भाई। टॉप ऊपर से हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा टाइमिंग चेन पर टी लिखा हुआ दोनों तरफ में, लेफ्ट राइट। ये टी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा बिल्कुल सीधा। और ये जो है आपको लाइनें दिख रही होगी, यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे दिख रही होगी, ये देखो गरारी के ऊपर लाइनें दिख रही है, दो गरारी है। ये लाइनें जो है बिल्कुल इसकी ये जो सिराई है इस पर सेंटर में मिलेगी, ठीक है। ऊपर से टाइमिंग का टॉप हमारा ऐसे टी हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे से भी भाई हमारा टॉप मिलता है। जब भी हम टाइमिंग का टॉप मिलाते हैं ऊपर से, तो नीचे से हमेशा टॉप मिलाना पड़ता है, अदरवाइज सेटिंग आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होगे, आपको यहाँ पे सामने कट दिखाई देगा, ठीक है। ये कट दिख रहा है गरारी के ऊपर में, गरारी का ये कट जो है, गरारी के ऊपर जो कट है, ये कट आपका सामने चैम्बर पे कट लगा हुआ, ये गरारी का कट सामने चैम्बर से कट से मिलता है। देखो ध्यान से देखो, गरारी पे कट है और आगे चैम्बर पे कट है। तो ये कट जो है आगे चैम्बर से कट मिलेगा, और ऊपर का टाइमिंग का टी हमेशा ऊपर जाएगा, ये लाइनें साइड की मिलेगी ऐसे करके। अब लगाते हैं इसके अंदर में अपने बोल्ट का हमेशा ध्यान रखना है कि इन बोल्टों को जब भी हम लगाएंगे तो इसके ऊपर में हल्का हल्का हम लोक टाई लगा लेंगे, क्योंकि ये इन बोल्टों पर थोड़ा सा गरारी जो है हमारी ये लोक करके रखती है, ये बोल्ट जो
ठीक है। तो इन बोल्टों पे के अंदर हम हल्का सा लोक टाई लगाएंगे, फिर इनको कस देंगे। तो यहाँ पे हमारा भाई हेड का काम होता है कंप्लीट। इसके ऊपर में भाई इसका बाकी का काम मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके बाद में अभी इसके टाइमिंग चेन लूज़ कर देंगे यहाँ से टेस्टनर से, इसके नट कसने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं आगे इसके बाद में क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा भाई हेड का काम होता है कंप्लीट, और हेड का अभी मैं इसका टाइमिंग चेन का यहाँ से टेस्टनर लूज़ कर दूँगा। उसके बाद में ये जो नट है, इन नटों के ऊपर में लोक टाइल लगाने के बाद यहाँ पर लगाऊंगा कि इनके ये नट अपने आप लूज़ ना हो जाए, क्योंकि नट पर थोड़ा लोड आता है। तो यहाँ पे भाई आपने बताया था कि हेड का काम मैंने इसका कंप्लीट कर दिया और क्लच का काम करने जाता मैं, लेकिन भाई हेड के अंदर में एक चीज़ लगाना मैं भूल गया था। मैं दिमाग से निकल गई थी, थोड़ी सी दिमाग से निकल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने नजर गई नीचे की तरफ में, क्योंकि मैं कभी भी काम करता हूँ ना तो सामान चेक करता था बीच में। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड से कोई चीज़ निकल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, कभी हम काम करते हैं, काम करने के बाद में मैं क्या करता हूँ सामान एक एक से बारीकी से, अब ये हेड का टाप मैंने अलग कर दिया, ऑयल का हो गया, ये अपना टेस्टनर नट हो गया, ये क्लच का सामान हो गया, तो मैं एक एक चीज़ चेक करता हूँ। चेक कर रहा था मैं, फिर मैंने देखा, ध्यान में आया कि ये चीज़ मैंने लगाई नहीं है। तो खुला हुआ तो था ही, हाँ, तो और मैंने ये टाइमिंग चेन के ऊपर में एक तरह की गाइड होती है, ठीक है। तो ये गाइड यहाँ पे मैंने लगा दी है। अब इसका मैं हेड का टापा लगाऊंगा। हेड का टापा जो मैं सोचता हूँ कि लास्ट में लगाऊँ एकदम, और अभी मैं पहले इसका क्लच का काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं हेड का टापा लगाऊंगा। तो क्लच का काम करने के लिए सबसे पहले भाई क्लच में कोई ज़्यादा वो मेहनत नहीं है कि ज़्यादा कोई बड़ा काम हो। तो क्लच के साथ सामान एक बार फिर से क्लीन कर लेते हैं, कपड़ा मार लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ सामान तो मट्टी वट्टी आ गई है। क्लीन करने के बाद में मैं आपको एक बार क्लच की फिटिंग बताता हूँ कि क्लच में कैसे कैसे क्या फिटिंग करना है। तो भाई मैंने क्लच में अभी सिर्फ क्लच का कटोरा डाला है, और कच्चा क्लच के कटोरे के पीछे जो बूस लगा हुआ था ना, वो बूस मैंने निकाला था, वैसे वैसे लगा हुआ है, और क्लच कटोरा बैठा है इसमें। तो अब क्लच कटोरा पे के बैठाने के बाद में भाई अब क्लच की मैं फिटिंग करने वाला हूँ, क्लच की प्लेटें बैठाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्लच प्लेटें बैठेगी। बाकी क्लच कटोरे की जो मैंने प्ले थी वो मैंने चेक कर ली, कोई प्ले नहीं है। सेकंड यहाँ पे जो कट है, यहाँ पे आपको निशान दिख रहे होंगे, ये निशान बहुत मामूली से, ज़्यादा निशान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी भी क्लच प्लेट डालते हो तो क्लच कटोरे की इसकी मूवमेंट चेक कर लेनी है। सेकंड आपको ये कट चेक कर लें, कट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना दोबारा से क्लच प्लेट में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं क्लच प्लेट बिठाने जा रहा था, लेकिन मेरा क्लच प्लेटों को भिगोने का ध्यान से नहीं रहा, तो अभी मैंने भाई क्लच प्लेटों को भिगो लिया, पन्नी के अंदर ही ऑयल डाल दिया, जैसे कि देख सकते हो आप, और पूरा क्लच प्लेट गीली कर दी है ऑयल में मैंने। तो अभी 10-15 मिनट इसको छोड़ेंगे। बाकी मैं आपको क्लच प्लेट एक बार बिठानी सिखा देता हूँ कि इसमें भाई सेम है जैसे NS वगैरह के अंदर में आती है, और पल्सर 180 वगैरह के अंदर में भी कड़े वाली प्लेटें आती है। तो दो सबसे पहले अपनी ये कड़े वाली प्लेट आ जाएगी, जिसमें से भाई एक प्लेट होती है टेम्पर्ड वाली और एक होती है प्लेट प्लेन। तो इसमें चेक कर लेनी है टेम्पर्ड वाली प्लेट कौन सी है। तो ये हमारी टेम्पर्ड वाली प्लेट है और ये वाली प्लेट प्लेन है। अब इसमें एक ध्यान दीजिए, कभी भी आप चेक करोगे ना तो एक तरफ से प्लेट जो होती है हमारी रफ़ होती है और एक तरफ से होती है सॉफ्ट। तो रफ़ वाला इस हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ में आएगा ऐसे करके। तो ये आ गई कड़े वाली, ये आ गई टेम्पर्ड वाली। इसमें टेम्पर्ड है तो टेम्पर्ड वाला हिस्सा जो हमें जो साइडों से जो ऊंचा हिस्सा होता है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ में आता है, ठीक है। ये आ गई प्लेट। अब इसमें क्लच प्लेट हमारी आएगी भाई, पतली वाली प्लेट आएगी इसके अंदर में। इसमें बड़ी वाली प्लेट आती है और पतली प्लेट आती है। जो सबसे पतली प्लेट होगी वो आएगी नीचे की तरफ में, और फिर उसके बाद में बाकी प्लेट इसकी ऊपर में आएगी। अब इसके अंदर में हमारी आएगी पहले कड़े वाली प्लेट, जो कि ये प्लेट होती है पतली सी, सबसे पतली प्लेट यही होती है कड़े वाली। ये बैठ जाएगी हमारी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में अब क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। और अब इसके ऊपर में भाई क्लच प्लेट बिठाने के बाद में भाई इसके ऊपर आएगी प्लेसर प्लेट। प्लेसर प्लेट को भी सेम वैसे बिठानी है, जो रफ वाला हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ में आएगा और जो प्लेन वाला हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो रफ वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ में कर दिया। इसके बाद आएगी हमारी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट को कैसे भी डाल सकते हो आप। फिर प्रेशर प्लेट आ गई हमारी, फिर दोबारा से क्लच प्लेट। ऐसे करते करते हमें पूरी असेंबली फिट करनी है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, क्लच प्लेट, इस तरीके से हमारी प्लेट फिट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे भाई अपनी क्लच प्लेट की असेंबली एकदम परफेक्ट बैठ चुकी है, और बस थोड़ा सा हिल गई है हाथ से मेरे को, ये देखो। और अब क्या है भाई, यहाँ पे हमारी डलेगी सिम, डलेगी पीछे सिम डलेगी, फिर इजीली हमारी क्लच प्लेट पूरी असेंबली अंदर घुस जाएगी। तो सिम हम डालेंगे, ये वाली बड़े वाली सिम आएगी। चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आप क्लच प्लेट के अंदर लगा सकते हो। ये लगा दी सिम। अब इजीली इसके अंदर पूरा हम कंप्लीट असेंबली डाल देते हैं। तो यहाँ भाई असेंबली डाल दी है, और अब इसके ऊपर में भाई इसकी सिम आएगी। सिम बोल सकते हो, चाहे वासल बोल सकते हो आप। तो ये वाली अपनी सिम आती है, जो कि टेम्पर्ड वाला हिस्सा ही होता है। टेम्पर्ड वाला हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ देना है। ये इसलिए टेम्पर्ड हमेशा इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम नट को टाइट करें तो ये अपने आप ना खुले।
ये ऑटोमेटिकली नट को टाइट रखती है हमेशा। प्लेन वासल होती है वो एक बार खुलने के चांस होते हैं उसके, लेकिन ये नहीं खुलती कभी भी। तो ये सिम लगाते हैं, उसके बाद ये जो नट होता है ना भाई पल्सर में हमेशा ध्यान रखना, ये जो नट होता है ना हमेशा उल्टी चूड़ी का होता है। तो ये हमेशा जहाँ पे खुलना चाहिए उस साइड में टाइट होगा। तो ये देखो पीछे की तरफ में हम इसको टाइट करते हैं, बाकी तो भाई नट को इसको हम मशीन से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे भाई हमने मशीन से नट टाइट कर दिया और अब बारी आती है भाई इसकी स्प्रिंग लगाने की। तो इसके अंदर में हम सारे स्प्रिंग लगाएंगे, सारे मतलब 4 लगाएंगे, 4 ही होते हैं। उल्टा सीधा कुछ नहीं है इसके अंदर में, किसी किसी में होता है भाई टेम्पर ज़्यादा होती है, किसी की तरफ ऊपर की तरफ कम होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इनमें चारों स्प्रिंग बराबर है। इसके बाद में लगाएंगे भाई इसकी प्लेट। एक तो सारी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई एक हाथ से ब्लॉग शूट करना पड़ा है, एक हाथ से काम करना पड़ा है। तो यार खुद ब्लॉग शूट करना खुद काम करना हो नहीं पाता है परफेक्ट तरीके से, बार मोबाइल छोड़ना पड़ता है। तो अभी इन नटों को भाई परफेक्ट तरीके से, बाकी मशीन है अपने पास में, तो जब भी टाइट करोगे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है भाई कि इसके पीछे जो स्प्रिंग लगी होती है ना वो परफेक्ट तरीके से बैठी होनी होती है, टेढ़ी तरीके से नहीं बैठी होनी चाहिए। अगर टेढ़ी बैठी होगी भाई तो प्लेट को तोड़ सकती है। तो सारी स्प्रिंग हमारी एकदम ओके बैठी है, जो नहीं थी जो मैंने कर दी ओके। अब इसको हम एक बार मशीन से टाइट कर देते हैं, जिग-जैग करके कसना है ऊपर का नीचे का। ये नट हमारे कस गए। अब इसके अंदर में भाई हमारी लग जाएगी बैरिंग। बैरिंग को भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बैरिंग खोल के लगाते हो तो चेक कर लेना कि बैरिंग हमारी ख़राब तो नहीं है। बैरिंग हमारी ओके है, इसमें ऑयलिंग कर दी थी बैरिंग के अंदर हमने, ये इजीली हमारी बैरिंग आ गई। अब इसके अंदर में भाई क्या लगेगा, अब इसके अंदर में लगाएंगे पैकिंग इसकी गैस्केट। पैकिंग लगाते वक्त मैंने आपको कई बार बताया कि इसका सरफेस हमें चेक कर लेना, कहीं से भी अगर सरफेस हल्का बहुत भी ख़राब होगा तो वहाँ पे हमें 320 नंबर का रिमा मारना है, ठीक है। पैकिंग लगी होगी, पैकिंग छुटा लेनी है, और अगर पैकिंग नहीं छूटती है तो 320 नंबर का रिगमाल मार लेंगे, जिससे सरफेस एकदम प्लेन हो जाएगा, पैकिंग परफेक्ट ग्रिप बनाएगी और ऑयली केस की दिक्कत नहीं होगी। तो पैकिंग लगाने के बाद में इजीली हम इसका क्लच का टापा लगा लेते हैं। क्लच का टापा लगाने वक्त एक बात और ध्यान रखनी है, शीशा हमेशा आपको चेक कर लेना है। शीशा जो होता है ये क्लीन होना चाहिए। अगर ये शीशा क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको बाहर से इंजन ऑयल दिखाई नहीं देगा आपकी गाड़ी के अंदर में ऑयल कितना है, क्योंकि आप गाड़ी का खुद भी ऑयल चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का ऑयल लेवल कितना है कितना नहीं है। शीशा काला हो जाएगा तो आपको ऑयल लेवल का पता नहीं लगेगा, ऑयल लेवल कितना है गाड़ी के अंदर कितना नहीं है, जिससे कि आपके इंजन सीज होने के चांस देंगे दोबारा, ठीक है। तो ये आप पैकिंग देखो इसकी कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। ये पैकिंग जो होती है ना भाई कई बार आधी की लेट से साफ़ हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं होती है। तो इसको हम 320 नंबर से रिगमाल से साफ़ करेंगे परफेक्ट तरीके क्लीन, और इसकी पैकिंग लगा के फटाफट से क्लच का टापा फिट करते हैं। और जो छोटा मोटा काम रह गया ऊपर का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे भाई सारा कंप्लीट का हो चुका है काम, क्लच का काम भी कर दिया भाई मैंने, क्लच पूरा कर दिया फिट फॉर। और अब भाई इसका रह गया हेड का काम। हेड की इसकी बस हेड में कुछ काम नहीं रह गया, हेड का काम मैंने कंप्लीट कर दिया था। हेड में भाई लगानी लग गई इसकी हेड की गैसकीट, जो कि भाई मैंने नई मंगा ली है। और लास्ट में भाई मैं आपको पूरा खर्चा बताने वाला हूँ कि अपना इंजन का काम के अंदर में भाई कितना खर्चा आ गया, कौन सा सामान भाई कितने का आता है, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा। इनके साथ अगर आपको कोई भी सामान खरीदना हो इंजन से रिलेटेड तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कितने का क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है। कोई बंदा आपको बेवकूफ़ ना, तो अभी मैं इसका इंजन का काम कंप्लीट करके मेरा हेड वेड कंप्लीट कर लेता हूँ और इंजन रख देता हूँ। इंजन सबसे लास्ट में चढ़ेगा गाड़ी के अंदर में, क्योंकि अभी गाड़ी में बहुत सारे काम करने हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी KTM RC 200 इंजन मान के पूरा रेडी कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। और भाई अगर बात की जाए कि खर्चे की पैसे कितने लगे, तो भाई पैसे लगा दिए मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर में। क्योंकि एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बेकार लगी कि भाई इसके पार्ट जो है ना, एक तो सर्विस सेंटर में जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमने खुद ऑर्डर किया हुआ, हमारा सामान नहीं आ रहा है। बाहर से अगर आप पार्ट लेते हो KTM का तो आपको क्या है, आगे बंदे क्या करेंगे, जो इसकी MRP होती है ना उसको या तो फाड़ देंगे या उसको काट देंगे या मिटा देंगे। उसके अलावा वो मार्कर से अपनी MRP लिख देते हैं और अपने मन मर्जी का रेट लेते हैं। जैसे कि अंदाज़ा कोई चीज़ अगर इसकी वाल चीज़ जैसे मान लो 100 रुपये की है तो उस पर 200 रुपये MRP डाल रखा है। तो कई सारे पार्ट्स में मेरे साथ में यही सीन हुआ कि MRP काट रखी थी, गायब कर रखी थी और अलग से मार्कर से MRP लिख रखी थी। तो उस MRP पे भाई मुझे सामान दिया है, महंगा दिया काफ़ी ज़्यादा सामान जो, लेकिन भाई ये एक ही चीज़ थी कि ना से तो ऐसे ही पार्ट्स कंपनी मिल रही थी तो बाहर से सारा सामान मंगाना पड़ा। और फाइनली इंजन अपना रेडी हो चुका है। अब मेन चीज़ है कि भाई बाइक जो है अपनी वो मैंने भेज रखी है पेंट के लिए, लेकिन क्या है भाई मौसम इतना ख़राब हो रहा है, कम से कम 15 से 20 दिन हो गए बारिश आ जाती है, धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी, हल्की बहुत आती है तो फिर बारिश हो जाती है। इस चक्कर में क्या पेंट नहीं हो पा रहा है। और इंजन को बांध के भाई पैक करके मैंने रख दिया साइड में। और खर्चा मैं आपको अगर बताऊँ तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए इसमें।
और मेन चीज़ जो है कि मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, जब मेरी पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं आपको पूरा एस्टीमेट बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर में कितने कितने पैसे मैंने कहाँ लगाए और कितना खर्चा आ गया, इंजन में कितना खर्चा आ गया, पेंट पे कितना खर्चा आ गया और रीस्टोरेशन पे कितना खर्चा आ गया। तो भाई अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते आपसे नई वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। अभी के लिए बाय बाय। बाकी इसका थर्ड पार्ट आएगा बहुत जल्द, और उसमें भाई अपनी गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। अभी के लिए आप लोग वेट करो।